हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक की लर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे और ये जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वैल्यू माइग्रेशन, इसके बारे में समझेंगे। वैल्यू माइग्रेशन ये एक बुक है जो एंड्रियन स्लाइवोत्सी ने लिखी थी, जिसका इंडियन ट्रांसलेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट हमारे जो रामदेव अग्रवाल जी सर है उन्होंने पब्लिश किया था इन 2017। हम हमारे सारे व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये बुक जरूर पढ़े, क्योंकि इसमें एक काफी की कॉन्सेप्ट दैट इज वैल्यू माइग्रेशन के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट काफी अच्छे से बताया गया। आज हम ये कॉन्सेप्ट का एक ओवरव्यू लेंगे। वैल्यू माइग्रेशन इज अ अंडरवे विच हेल्प्स पिक पोटेंशियल विनर्स अर्ली इन द साइकिल। जैसे कि रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सी वेयर द पक इज, बट इट इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड वेयर द पक विल बी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बिग मनी या बिग वेल्थ बनाना है तो आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि वेयर द नेक्स्ट ग्रेट अपॉर्चुनिटी विल बी, राइट। वैल्यू माइग्रेशन हमें इसी चीज के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑटो इंडस्ट्री में देखोगे, आईसी इंजन से जो शिफ्ट हो रहा है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ईवी इकोसिस्टम, राइट। अगर आप ये जो चेंज है, ये जो वैल्यू माइग्रेट हो रहा है फ्रॉम आईसी टू ईवी, अगर आप यही सेम चीज अगर 2 ढाई 3 साल पहले आपको पता चल जाती तो आप अभी तक काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर चुके होते ईवी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करके, राइट। और अभी क्या हुआ है, अभी बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है, एवरीवन इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट ईवी। अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हो बहुत डिफिकल्टी से आपका जो वेल्थ है वो मल्टीप्लाई हो पाएगा। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर द पक विल बी और वो वहां पर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें, इट इज रिलेटेड टू द पावर सेक्टर। अगर आप जो कन्वेंशनल एनर्जीज है उससे हम टुवर्ड्स एक शिफ्ट देख रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। कोई भी अगर इंडस्ट्री, अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी इसके अपोजिट ट्रेंड में रहती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो ईवी इकोसिस्टम में इन्वेस्ट ना करके अगर कोई बिजनेस जो है वो आईसी दैट इज पेट्रोल और डीजल के इंजिन पे फोकस कर रहा है, वहां पर ना इन्वेस्टर्स वेल्थ बना पाते हैं ना कंपनी वेल्थ बना पाती है। कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू माइग्रेशन को कॉन्सेप्ट को समझे और बहुत जल्दी वो ट्रेंड को आप एनालिसिस करें। सिमिलर जो हमने सोलारा और आईओएलसीपी के जो वीडियोस बनाए थे उसमें हमने ये स्ट्रक्चरल चेंज फार्मास्यूटिकल और केमिकल ये दोनों इंडस्ट्री को लेकर के हमने डिस्कस किया था कि जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी कंपनी एपीआई के बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है या सेल्फ रिलायंट हो रही है, तो उन लोग कैसे आगे जाके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बारे में हमने प्रॉपर वैल्यू चेन के साथ एक्सप्लेन किया है हमारे दोनों वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देखिए। हेंस पिकिंग अ विनिंग इंडस्ट्री एंड देन पिकिंग अ विनर इन दैट विनिंग इंडस्ट्री इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फॉर अचीविंग इन्वेस्टमेंट सक्सेस। आज का जो वीडियो है इसमें हम ऐसी एक स्ट्रक्चरल चेंज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज वीडियो दैट इज सिंजिन। ये सिंजिन के जब अगेन हम एनालिसिस करें तो काफी ज्यादा बिग रिसर्च और इसके अंदर के जो डेवलपमेंट्स है वो हमें दिखाई दे रहे थे। वी थॉट ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर सिंजिन वीडियो इन 2 पार्ट्स। इट इज फाइंडिंग इट्स अपॉर्चुनिटी इन 2 सेगमेंट्स। जो 2 अपॉर्चुनिटी जो बिग होने वाली है इन कमिंग नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, उसका फायदा सिंजिन को बहुत ज्यादा होने वाला है। ये दोनों अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे, सेकेंडली उनका हिस्ट्री देखेंगे एंड कैसे सिंजिन फ्यूचर रेडी हो रही है, कैसे कैसे वो चीजें इंटरनली डेवलप कर रही है उसके बारे में देखेंगे। उसके उसके बाद हम सिंजिन का बिजनेस मॉडल देखेंगे, बिजनेस डिवीजन के बारे में देखेंगे। फिर उनके जो बिजनेस मॉडल में जैसे जो इनके बिजनेस डिविजन है जिसमें डिस्कवरी सर्विसेज, डेवलपमेंट सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट 1 सर्विस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट 2 है इसमें हम जो सेकेंड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी का जो है दैट इज बायोलॉजिक्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी डिटेल में देखेंगे बायोलॉजिक्स ये पर्टिकुलर सेगमेंट के रिलेटेड। और जो सिंजिन का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट 2 जो है उसके बारे में देखेंगे कैसे मैन्युफैक्चरिंग में सिंजिन बायोलॉजिक्स की तरफ बढ़ रहा है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर कंपनीज लाइक सिंजिन। फिर प्योर कंपैरिजन करेंगे जिसमें जो बिग कंपनीज है, जो इनोवेटर कंपनीज है यूएस की और यूरोप की, उन लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को फॉर बायोलॉजिक्स, कैसे इंटरनल डेवलपमेंट्स हो रही है, उनके कॉन कॉल्स में क्या उन लोग डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं उसके बारे में देखेंगे।
फिर सिंजिन के क्लाइंट्स देखेंगे कौन से है, कौन से सेगमेंट में उनके कैसे क्लाइंट्स है जिसका फायदा सिंजिन को हो रहा है। फिर उनके मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे और कॉन कॉल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कॉन कॉल्स में इनके क्या डिस्क्लोजर्स दिए जा रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रही है। फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस के बारे में देखेंगे एंड फाइनली विल कंक्लूड द सिंजिन वीडियो विद द की ड्राइवर्स एंड पोटेंशियल रिस्क जो हमें समझना चाहिए ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। फ्रेंड्स, ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, काफी रिपोर्ट्स गो थ्रू करनी पड़ती हैं। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करने का। अगर ये पार्ट 1 एटलीस्ट 100 लोगों को भी पसंद आता है तो हम इसका पार्ट 2 रिलीज करेंगे। सो वी रिक्वेस्ट यू फॉर एटलीस्ट 100 लाइक्स ताकि हमें पता चले कि हमारे एफर्ट्स आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम एक बिग अपॉर्चुनिटी विच इज रिलेटेड टू द सीआरओ एंड सीडीएमओ, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जो हमारा सोलारा का वीडियो था उसके अंदर हमने काफी डिटेल में ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने सीआरओस के की फंक्शन, सीडीएमओस के की फंक्शंस, क्रैम्स के क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे वो वैल्यू क्रिएट करते हैं टू द इनोवेटर कंपनीज, उसके बारे में काफी डिटेल में एनालिसिस किया है और एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने हमारा पार्ट 2 सोलारा का अगर नहीं देखा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर वो वीडियो देखें ताकि आपको ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस काफी क्लियरली समझ में आए, राइट। जो भी इनोवेटर कंपनीज होती है उन्हें अपने की फंक्शंस, ड्रग डेवलपमेंट के कुछ की फंक्शंस आउटसोर्स करने होते हैं। अगर इनोवेटर कंपनी अपना रिसर्च का पार्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स करती है तो उसे सीआरओ कहते हैं, जिसमें ड्रग डिस्कवरी होती है, प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स लिए जाते हैं। ये फंक्शंस के साथ जो कंपनी इनोवेटर कंपनीज को हेल्प करती है उन्हें सीआरओ कहते हैं। और जो कंपनी बेसिकली डेवलपमेंट का कुछ पार्ट और मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियलाइजेशन पार्ट में हेल्प करती है इनोवेटर कंपनीज को, उसे सीडीएमओ कहते हैं। एंड फिर आते हैं क्रैम्स जो एक कंप्लीट ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्प करते हैं एक इनोवेटर कंपनीज को। अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटीज देखें तो सीआरओ जो है जो अभी 2020 में जो अभी $47 बिलियन का है, $47 बिलियन का है, वो आने वाले 5 साल में, दैट इज बाय 2025, वो 9.1% के सीएजीआर से ग्रो होने वाला है। सिमिलरली आप सीडीएमओ इंडस्ट्री देखोगे तो वो 10% के सीएजीआर से ग्रो करेगी। इफ द पाई, अगर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कोई एक पर्टिकुलर पाई ही अगर इतना बड़ा बन रहा है, आप सोचिए कि ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में, ये पर्टिकुलर सेगमेंट में जो भी इंडस्ट्रीज काम कर रही है उनको कितना ज्यादा फायदा हो। ये जो सिंजिन है ये एक सीआरओ कंपनी के साथ उसने स्टार्ट किया था एंड इवेंचुअली इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सीडीएमओ सेगमेंट। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो ये अराउंड $110 बिलियन से ग्रो करने वाली है विद 6.4% सीएजीआर, जो $162 बिलियन होगी बाय 2025। ये जो कंटिन्यूअस R&D सेगमेंट में जो ग्रोथ आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर फैक्टर for the growth in the CRO segment. In 2018, the share of outsourced service expenditure in the global pharmaceutical industry जो 37% का था and is expected to increase to 49% by 2023. ये जो आउटसोर्स एक्सपेंडिचर है, मतलब जैसे कि हमने पहले देखा था कि इनोवेटर कंपनीज जो है वो सारा काम खुद नहीं कर सकती है, हेंस इट आउटसोर्स स्पेसिफिक की फंक्शंस। तो जनरली क्या होता है इसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम उनका एक्सपेंडिचर देखेंगे तो वेस्टर्न सीआरओ जो है वहां पर अराउंड 2.5 लाख पर एनम का एक्सपेंडिचर आता है फॉर द साइंटिस्ट, वेर एज इन चाइना इट कॉस्ट अराउंड 1 लाख, वेर एज इन इंडिया द कॉस्ट पर साइंटिस्ट पर एनम इज ओनली 60,000। अगर एक इनोवेटर कंपनी अगर इंडियन साइंटिस्ट को हायर करती है ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहता है फॉर द इनोवेटर कंपनीज। अगर ये आउटसोर्सिंग सर्विसेज अगर अराउंड 49 to 50% अगर ग्रो करने वाली है, हेंस जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी कंपनीज ये सीआरओ और सीडीएमओ में लाई करती है उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिंजिन, इट स्टार्टेड इन 1993 एज अ सीआरओ, जो बायोकॉन की एक सब्सिडरी कंपनी की तरह इन्होंने स्टार्ट किया इन 1993। इन 2001 उन्होंने अपना एक केमिकल डेवलपमेंट का प्लांट सेटअप किया विद अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। इन 2007 they started their first R&D center with Bristol Myers and Squibb. In 2016 Syngene got listed on BSE and company earmarked 200 million capex which was expected to spend over 3 to 4 years. So technically by 2016
they entered into a biologic segment. So they also ventured into areas like antibody drug conjugates, oligonucleotides and virology testing services. So oligonucleotides so basically क्या होता है, so these are short DNAs और RNAs जिनका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस होता है इन जेनेटिक टेस्टिंग, रिसर्च एंड फॉरेंसिक्स. वायरस को लेकर के जितनी भी स्टडी होती है, टेस्टिंग होती है, उसमें उन्होंने वेंचर किया इन 2016. इन 2017 सिंजिन ने वायरल टेस्टिंग फैसिलिटी और ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की फैसिलिटी भी स्टैब्लिश कर ली. एंड ऑल्सो दे एक्वायर्ड अ बायोइन्फॉर्मेटिक कंपनी दैट इज स्ट्रैंड लाइफ साइंसेस. सो इनका मैं अगर आपको फंक्शन बताऊं, सो बेसिकली अगर कोई कंपनी ड्रग डेवलप कर रही है तो उसके साथ बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होता है, और ये सारा डेटा मैनेज करने के लिए आपको एक सिस्टम लगता है, राइट. सो ये सिस्टम्स, ये डेटा मैनेजमेंट जो सिस्टम्स है वो बायोइन्फॉर्मेटिक कंपनीज करती है. सो सिंजिन बीइंग अ सीआरओ कंपनी, उन्हें बायो इन्फॉर्मेटिक कंपनीज का इंपॉर्टेंस पता था. सो इसीलिए उन्होंने अपने कॉस्ट सेव करने के लिए ये पर्टिकुलर कंपनी को ही एक्वायर कर लिया, जिसके वजह से ये अभी ये सारा डेटा इंटरनली ही मैनेज करने लग गए. इन 2018 न्यू बायोलॉजिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज सेट अप इन बैंगलोर. एंड इन 2019 उन्होंने एक रिसर्च सेंटर उन्होंने सेटअप किया. इन 2020 दे कमीशन द phase 1 of new research center in Hyderabad, and also they commissioned a Mangalore API facility. So यहाँ पर API small molecules, big molecules, जो high potency, low potency जो drugs है उनके APIs यहाँ पर वो manufacture करने लग गए. And going forward in 2021 they set up two new 200 liters of bioreactors. So इनके पास पहले से 2 थे ऑलरेडी, एंड और इन्होंने 2 ऐड कर दिया, एंड नाउ दे हैव टोटल 4 बायोरिएक्टर्स. सो बायोरिएक्टर्स करते क्या है, जब हम हमारा पार्ट 2 देखेंगे सिंजिन का, तो इनका क्या यूसेज रहता है और वो किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करके देंगे सिंजिन को आगे जाके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखोगे, सो दे स्टार्टेड फ्रॉम सीआरओ, फिर उन्होंने खुद का जो प्लांट है वो सेटअप किया फॉर वायरल टेस्टिंग. दे ऑल्सो कैप्चर्ड एंड बायोइन्फॉर्मेटिक कंपनी, जिसके वजह से वो सारा डेटा इंटरनली ही मैनेज करने लग गया. इन 2018 दे वेंचर्ड इनटू बायोलॉजिक्स कंप्लीटली, और उसको लेकर के जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर डेवलपमेंट भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया बाय एडिंग 2,000 लीटर्स बायोरिएक्टर्स. सो अगर हम यहाँ पर जो बिग डेवलपमेंट आ रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे एम्प्लॉयज वर्सेस साइंटिस्ट, कोई भी कंपनी के लिए उनके एम्प्लॉयज ही उनके कोर एसेट्स रहते हैं. सो अगर आपके एम्प्लॉयज बेस्ट कर रहे हैं, अगर वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, सो इट इज वेरी मच नेचुरल कि आप आपके कंपनी का जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी बेटर है. एंड ऑल्सो अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज और साइंटिस्ट जो उनको लग रहे हैं जो भी कोर एसेट्स है उनको डेवलप कर रही है, उनको बढ़ा रही है, उनको इंक्रीज कर रही है, तो आपको पता चल सकता है कि कंपनी में एक्सपांशंस आ रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनके जो सर्विसेज है वो बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं, एंड हेंस दे आर गोइंग इनटू एक्सपांशन. तो सिमिलर डेवलपमेंट आप सिंजिन में भी देख सकते हो. इन 2015 उनके पास एम्प्लॉयज कुछ 2,500 थे, जो अभी लगभग 5,000 हो गए, ऑलमोस्ट डबल हुए हैं इनके एम्प्लॉयज. इनके साइंटिस्ट भी आप देखोगे तो जो पहले 2200 के थे वो अभी 4200 हो गए. सो इसमें आप एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देख सकते हो. इवन आप रेवेन्यू पर साइंटिस्ट देखोगे तो वो भी 39 लैक्स पर साइंटिस्ट वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, वही अभी अराउंड 50 लैक्स पर साइंटिस्ट उनको रेवेन्यू आ रहा है इन लास्ट 5 years. सो विच इज अ ग्रेट डेवलपमेंट हमें लग रहा है. इवन आप इनके एसेट्स देखोगे, जो 2010 में 42 करोड़ के एसेट थे, वही उनका अभी नेट ब्लॉक जो है इनका अराउंड लगभग 2,000 करोड़ का इनका नेट ब्लॉक हुआ है, मतलब नेट एसेट्स हुए हैं. फिक्स एसेट टर्नओवर आप देखोगे जो पहले 8.8 था वही अभी 1.2 है. तो ये जो यहाँ पर आप डिप देख रहे हो, जो 2 से 1.7 आया है और फिर आपने थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है. सो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो हम आगे जब हमारा पार्ट 2 देखेंगे, उसमें जब हमने फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन हम डिस्कस करेंगे, तभी हम इन की पैरामीटर्स को वहां पर डिस्कस करेंगे. सिमिलरली आप इन्वेंट्री टर्नओवर देखोगे, सो जहाँ पे एसेट टर्न अगर गिर रहा है तो इनका इन्वेंट्री टर्नओवर भी यहाँ पर इंक्रीजिंग फैशन में. सो जो पहले 8 था वो भी 15.1 है. सो दीज आर बिग डेवलपमेंट जो हमें लग रहे हैं जो सिंजिन में आ रहे हैं. Not talking about the business divisions of Syngene. So basically इनके 4 बिजनेस डिविजन है. एक तो इनका ड्रग डिस्कवरी है, सेकंड इज ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, एंड डेडिकेटेड R&D सेंटर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं.
सो ड्रग डिस्कवरी में बेसिकली ये जो सिंजिन है वो एज अ सीआरओ काम करती है, जहाँ पर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, डीएनए इंजीनियरिंग, सेल लाइन और लार्ज मॉलिक्यूल्स पे डिस्कवरी प्रोसेसेस में इनोवेटर कंपनीज को हेल्प करते हैं। ड्रग डेवलपमेंट में जहाँ पे कमर्शियलाइजेशन आता है वहां पर वो कर रहे हैं, मतलब आप देख रहे हो डिस्कवरी और डेवलपमेंट दोनों है। सो दे आर मेजरली इनटू द सीडीएमओ काइंड ऑफ बिजनेसेस। सो जहाँ पर वो प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो इनोवेटर कंपनीज है उनको हेल्प करती है। ड्रग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इनके पास एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कैंपस है एंड इसी के साथ बायोलॉजिक्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है, और उनके पास डेडिकेटेड R&D सेंटर। ये ड्रग डिस्कवरी से उन्हें 35% ऑफ रेवेन्यूज आ रहा है, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से टोटल 33% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एंड जो R&D सेंटर्स है इससे 32% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सो रिसेंटली जो इन्होंने कैपेक्स किया था उसमें 15% उन्होंने डिप्लॉय किया था फॉर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो हमने यहाँ पर देखा। 31% इनके जो ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस है, सर्विस है, उसके अंदर इन्होंने एम्प्लॉय किया था। 13% बायोलॉजिक्स और 40% इन्होंने डेडिकेटेड R&D सेंटर्स और कुछ डेवलपमेंट सेंटर्स में इन्होंने एम्प्लॉय किया था। सो बिजनेस मॉडल की बात करें तो दे प्रोवाइड अ रेंज ऑफ बिजनेस सर्विसेज लाइक फी फॉर सर्विस, फुल टाइम इक्विवेलेंट सर्विस और डेडिकेटेड सेंटर्स। सो फी फॉर सर्विस में क्या होता है कि मान लेते हैं एक इनोवेटर कंपनी है, से लेट्स फाइजर एक एग्जांपल लेते हैं। सो फाइजर अगर रिसर्च में का एक स्पेसिफिक अगर फंक्शन वो किसी को आउटसोर्स करना चाहती है, सो ये सीआरओज को देती है। सो सीआरओज टेक अ फी फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज, मतलब जो भी वो पर्टिकुलर पार्ट में डेवलपमेंट के अगर डिस्कवरी में है या प्री क्लिनिकल में है, कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट वो आउटसोर्स करती है, जिसका जो ड्यूरेशन रहता है कॉन्ट्रैक्ट का वो शॉर्ट टर्म रहता है, विच इज अराउंड 30 to 45 days। सो ये फी फॉर सर्विस आता है, मतलब आप जितना सर्विस प्रोवाइड करोगे उसको लेकर के आप फी चार्ज करते हो। सो ये एक काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल जो है सिंजिन यूज करता है। अदर बिजनेस मॉडल इज फुल टाइम इक्विवेलेंट, जहां पर अगर इनोवेटर कंपनी को आपका ये जो स्पेसिफिक काम अगर बहुत अच्छा लगता है, सो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, विच आर ऑलमोस्ट 3 to 5 years के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जहां पर वो कंप्लीट ड्रग डेवलपमेंट को लेकर के आपके साथ एंगेज हो जाती है। जो इनोवेटर कंपनीज होती है दे ऑल्सो फील कि उन्हें भी बार बार स्विच ना करना पड़े। लाइक जो सीआरओ का सेगमेंट है, लाइक रिसर्च का सेगमेंट एक से किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग का किसी और से किया, फिर अगर कमर्शियलाइजेशन करना है तो उसका किसी और से किया। सो दे डोंट वांट मेनी प्लेयर्स इनटू द सिस्टम। इससे क्या हो जाता है, एक तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, टाइम जो होता है वो पर्टिकुलर ड्रग का मार्केट में आने का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एंड इट इज नॉट वेरी मच इफेक्टिव फॉर एन इनोवेटर कंपनी। हेंस दे थिंक कि अगर हम एक कंपनी के साथ रिसर्च का कर रहे हैं तो उन्हीं के साथ हम आगे जाके डेवलपमेंट और पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग के सर्विसेज है वो भी उन्हीं से करवाएं। जो भी एक पर्टिकुलर कंपनी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर उनको काफी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रही है, then only the innovator companies can think of getting with the organization, contract organizations for a longer duration। अगर एक हेल्पर कंपनी दैट इज सीआरओ या जो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में हेल्प कर रही है फॉर द इनोवेटर कंपनी, एंड देन दे मूव अलोंग द वैल्यू चेन एंड दे ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग द सेम ड्रग, तो इसे हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। सो ये सेम टाइप ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन हम सिंजिन में भी देख रहे हैं, जो पहले एक सीआरओ से उन्होंने स्टार्ट किया एंड देन इवेंचुअली दे आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। सो इनके पास 4 डेडिकेटेड सेंटर्स है, जो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसे उन पर्टिकुलर रिसर्च सेंटर्स को यूज कर सकते हैं। ब्रिस्टल मेयर्स के साथ हमने देखा था कि सिंजिन ने 2007 में सबसे पहला इनका डेडिकेटेड सेंटर इनके लिए सेटअप किया था, जहां पर वो आईडीडी दैट इज इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो आईडीडी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट इनका सर्विस है, जिसके बारे में हम आगे जब डेवलपमेंट और डिस्कवरी की बात करेंगे तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज लाइक टारगेट आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर डिस्कवरी आती है वहाँ पर टारगेट आइडेंटिफिकेशन आता है, लीड डिस्कवरी, अर्ली स्टेज फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजिक्स, क्लिनिकल बायोमार्क्स एक्सेट्रा। बैक्स्टर के साथ उनके एक R&D सेंटर है, एमजन के साथ है क्या, एंड ऑल्सो विद द हर्बल लाइफ दे हैव द अदर R&D सेंटर।
सो डिस्कवरी सर्विसेज में कंप्लीटली फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितना भी रिसर्च स्टेज होता है, रिसर्च सर्विसेज होती है, वो यहाँ पर ड्रग डिस्कवरी में देखी जाती है। इन 2021 रिसेंटली सिंजिन ने एक 5 ईयर स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेशन इनका डियरफील्ड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, इनके साथ एग्जीक्यूट किया। और जो पहले कम पीरियड के लिए था और फिर बाद में इवेंचुअली जैसे जैसे ट्रस्ट डेवलप होते गया, उन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ा दिया, एंड नाउ they are in contract with the Syngene for like 5 years, so which is a great positive news for Syngene. Also उन्होंने अपना उन्होंने अपना एक फर्स्ट आईडीडी प्रोजेक्ट इन एनिमल हेल्थ सेगमेंट उन्होंने सेटअप किया, जैसे कि आप देख सकते हो। नाउ दे आर ऑल्सो इनटू द एनिमल हेल्थ केयर सेगमेंट। और फिर बाद में रिसेंटली उनके बहुत सारे फी फॉर सर्विसेज जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जैसे हमने बताया था कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो भी बढ़कर अभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। सो विच इज फॉर जो पहले 1 महीने के होते थे, अभी वो करीबन 5 ईयर्स के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसका एक एग्जांपल हम 3DC दैट इज डियरफील्ड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ भी देख सकते हैं। एलिसा करके भी डेवलप किया है, जो इनका एक टेस्टिंग किट है फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ SARS-CoV-2 एंटीबॉडीज इन द ब्लड सैंपल, जो वेरी मच नियरली एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है इन लेस देन 3 आवर्स। सो जो इनके आईडीडी प्रोजेक्ट्स में काफी ज्यादा फुल रेंज ऑफ जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज है वो कवर की जाती है, मीन्स कंप्लीटली फ्रॉम द प्री क्लिनिकल्स टू द क्लिनिकल ट्रायल्स, कंप्लीटली इनके जो इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर वो कवर करते हैं। रिसेंटली उन्होंने 10 न्यू क्लाइंट्स ऐड किए इन देयर आईडीडी प्रोफाइल। ऑल्सो 5 ईयर्स का R&D कोलैबोरेशन जैसे हमने डिस्कस किया था 3DC के साथ उन्होंने किया है फॉर डिस्कवरी। They continue to build their research facilities in Bangalore and Hyderabad. हैदराबाद का फेज 2 ऑफ एक्सपांशन कंप्लीट हो गया, एंड नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द फेज 3 एक्सपांशन। सो जिसके साथ इनके कैपेबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है, इनका एक्सपांशन भी हो रहा है, ये पर्टिकुलर सर्विस जो डिस्कवरी सर्विस है उसमें। एंड और हम इसी से पता कर सकते हैं कि दे हैव स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम, एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर द की रेगुलेटरी अप्रूवल्स विच विल बी सून इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। सो ये इनका आईडीडी का कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, ये इनका खुद का है सिन्वेंट करके, जहां पर वो टारगेट आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन, हिट आइडेंटिफिकेशन, हिट टू लीड, IND जो अप्रूवल्स है उसमें भी हेल्प करता है। IND दैट इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। जब भी आपका API और उसका फॉर्मुलेशन डिसाइड हो जाता है, मतलब आपको पता चल जाता है कि आप कौन से की डिसीज के ऊपर काम करोगे, कौन से ड्रग आप बनाओगे कौन से डिसीज के लिए, तो उसके लिए आपको IND मिलना बहुत जरूरी होता है। और IND मिलने के बाद ही आपका जो है जो पर्टिकुलर ड्रग है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में जाता है। सो जहां पर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एंड होते हैं उसके बाद आपको IND एनेबलिंग करना होता है, IND अप्रूवल्स देने होते हैं, तो उसमें भी सिंजिन हेल्प करती है। एंड देन द फर्स्ट फेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, उसमें भी इनके जो है वो IDD कंप्लीट प्लेटफॉर्म यूज किया करते हैं। सो क्लाइंट्स बेसिकली लुक फॉर IDD सॉल्यूशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ऐसे कंपनीज के साथ पार्टनर करें जो उनको कंप्लीटली पैकेज में हेल्प कर सके, राइट फ्रॉम द डिस्कवरी टू द डेवलपमेंट, ताकि उनके जो सारे प्रोसेसेस है वो इफेक्टिवली कंप्लीट हो सके विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। सो इनका जो ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज है उसमें हमने देखा कि कैसे वो IDD के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कंपनीज के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो रहे हैं। ऑल्सो उनके जो हैदराबाद और बैंगलोर के प्लांट्स है, जो API का जो डिस्कवरी प्लांट्स है उसमें कैसे डेवलपमेंट जा रही है, जो फेज 2 से कंप्लीट होकर फेज 3 में जा रहा है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट सर्विसेज, यहाँ पे दे सपोर्ट क्लाइंट्स टू डेवलप न्यू थेरेपीज। रिसेंटली दैट इज इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, सिंजिन ने उनका जो बायो फार्मास्यूटिकल जो क्लाइंट है अल्बीरियो फार्मा, इनको हेल्प किया था फॉर गेटिंग FDA अप्रूवल फॉर देयर ऑटिक्साबेट जो ये ड्रग है उसके लिए। सो ऑटिक्साबेट बेसिकली टारगेट्स द जेनेटिक लीवर डिसीजेस। सो इसके साथ इसका कुछ खासा फायदा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सिंजिन को नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ वेरी रेयर डिसीज, ऑर्फन डिसीज जैसे जिसे कहते हैं, और उसके ज्यादा पेशेंट्स है नहीं, बट दिस इज अ वेरी क्रिटिकल डिसीज जिस पे उन्होंने टारगेट किया। सो वॉल्यूम के साथ नहीं बट लेकिन वैल्यू के साथ जो सिंजिन को काफी ज्यादा फायदा होगा। सो बेसिकली जब भी कोई कंपनी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को सॉल्व करती है तो उनके जो कैपेबिलिटीज है इवेंचुअली पैरेलली ग्रो करती है। सो दिस गिव्स देम अपर हैंड विद देयर अदर क्लाइंट्स, और उनके जो कैपेबिलिटीज है वो इवेंचुअली ग्रो करती है। सिंजिन के साइंटिस्ट ने एक एनिमल हेल्थ केयर से रिलेटेड जो इनके क्लाइंट्स है उनको भी हेल्प किया था फॉर डेवलपिंग अ मल्टी ड्रग फॉर्मुलेशन विद द हेल्प ऑफ मिनिमम API। सो
एपीआईज के बारे में हमने काफी पहले हमारे जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल के जो वीडियोस हमने बनाए थे उसमें भी हमने डिस्कस किया कि एपीआई इज द की इंग्रेडिएंट जिससे एक्चुअल में जो आपका डिसीज है वो क्योर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रोसिन लेते हो तो उसमें पैरासिटामोल इज द एपीआई। मतलब ह्यूमन एपीआई को रिलेटेड भी उनके जो फॉर्मुलेशन के डेवलपमेंट होते हैं उसमें भी वो हेल्प करते हैं। और इसी के साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टेक्नोलॉजीज भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाए फॉर देयर R&D सॉल्यूशंस। और रिसेंटली इन्होंने बैंगलोर के कैंपस में एक हाई पोटेंसी एपीआई डेवलप करने के लिए प्लांट सेटअप किया है। सो हाई पोटेंसी ड्रग्स क्या होते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सो आप लेफ्ट साइड में एक ग्राफ देख सकते हो जहां पर रेस्पॉन्स वर्सेस ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पर कंपैरिजन दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्स एक्सिस पे इसको एमजीज में कंसिडर कर सकते हो और जो वाई एक्सिस है वहां पर आप परसेंट ऑफ इफेक्ट देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये ड्रग देखते हो विद लेबल्ड ए, दैट जो रेड लाइन है, उसमें आप 5 mg के डोज से ही आपको 100% इफेक्ट आ जाता है। वहीं पे अगर आप ये डी लेबल्ड ड्रग देखते हो तो आपको ऑलमोस्ट 90 mg टू 100 mg उसका डोज डोज लेना पड़ता है टू गेट द 100% इफेक्ट। सो ये जो जिसको कम डोसेज में 100% इफेक्ट आ जाता है या फुल फ्लेज इफेक्ट आ जाता है कम डोसेज में, उसे हाई पोटेंसी ड्रग्स कहते हैं। और जिसका कॉन्सेंट्रेशन या जिससे ज्यादा एमजी लेने से ज्यादा 100% उसका इफेक्ट आता है उसे लो पोटेंसी ड्रग्स कहते हैं। सो सेम काइंड ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा था कि वो एनिमल हेल्थ केयर में भी सेम चीज कर रहे हैं कि हाई पोटेंसी एपीआई पे फोकस कर रहे हैं ताकि कम से कम एपीआई में आपका फॉर्मुलेशन इफेक्टिव बने। तो ये टेबल देखोगे यहाँ पर आपको आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि अगर हमने ड्रग्स यहाँ पर कंसिडर किए, एक मॉर्फिन और एक पिथिडीन। सो मॉर्फिन का अगर आप 10 mg भी लेते हो तो आपको 80% आपको इफेक्ट आ जाता है। सो दीज आर बेसिकली पेन किलर्स। सो पिथिडीन भी अगर पिथिडीन आपको 100 mg लेना पड़ता है टू गेट द 80% इफेक्ट। मतलब सेम इफेक्ट आपको आता है विथ मॉर्फिन विथ 10 mg, लेकिन वहीं पर आपको पिथिडीन का 100 mg डोज लेना पड़ता है टू गेट द 80% ऑफ इफेक्ट, विच मीन्स मॉर्फिन इज 10 टाइम्स पोटेंट देन पिथिडीन। सो जो सिंजिन है वो सेम काइंड ऑफ एपीएस पे फोकस कर रही है जो हाई पोटेंसी हो। सो जो हाई पोटेंसी ड्रग्स होते हैं वो ऐसी ओटीसी, दैट इज ओवर द काउंटर्स, नहीं मिलते आपको। प्रॉपरली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के अंडर ये सारे ड्रग्स आते हैं। सो दिस इज स्निपेट फ्रॉम देयर कॉन कॉल जहां पर मैनेजमेंट ये इंडिकेशंस दे रही है कि दे आर ऑन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग देयर फिल फिनिश फैसिलिटी रिलेटेड टू इंजेक्टेबल्स। सो फिल फिनिश फैसिलिटीज वो होती है जहां पर जो कंप्लीट प्रोसेस रहता है राइट फ्रॉम द फिलिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो रहता है, पैकेजिंग पार्ट रहता है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड रहता है। वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम होता है। दे आर वर्किंग ऑन दिस फिल फिनिश फैसिलिटी विद देयर इंजेक्टेबल सेगमेंट्स, और ये इंजेक्टेबल सेगमेंट जो होते हैं वो रिलेट करते हैं बायोलॉजिक्स की तरफ। सो ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में दे आर कमिंग अप विद द कंप्लीटली ऑटोमेटेड फिल फिनिश फैसिलिटी। सो मैनेजमेंट का मानना ये है कि दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी will be out by the end of this year, and also this is going to be helpful for them with their small as well as large molecules to in their early phases of clinical supplies of the injectable segments। और ये कहते हैं कि इनकी जो कैपेसिटी रहेगी वो अराउंड 2000 वायल्स पर आवर होगी। तो इससे आप समझ सकते हो इनकी जो इनका जो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है कितना ज्यादा फास्ट और इफिशिएंट होगा अगर ये कंप्लीटली ऑटोमेटेड होगा। तो अगर हम इनका डेवलपमेंट जो सर्विसेज है इसको समराइज करें तो हमने देखा कि हाउ दे आर हेल्पिंग देयर क्लाइंट्स विद देयर प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ऑल्सो दे आर वर्किंग विद द फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट विद कॉम्प्लेक्स ड्रग्स, कॉम्प्लेक्स एपीआईज विद द एनिमल हेल्थ केयर सेगमेंट। ऑल्सो जो ऑडिग्जाबेट जो उन्होंने अप्रूवल्स में हेल्प किया था, जो एक काफी रेयर जेनेटिक लीवर डिसीज को ट्रीट करता है, दे आर ऑल्सो इनटू द हाई पोटेंसी एपीआईज, दैट इज जो कम से कम डोज लेके आपको ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट कैसे आ सकता है। दे आर वर्किंग ऑन इट। दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द इंजेक्टेबल फिल फिनिश फैसिलिटीज जो कंप्लीटली इनके डेवलपमेंट को प्रोसेस को ऑटोमेट कर देगा। सिंजिन हेल्प्स देयर क्लाइंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोथ स्मॉल एज वेल एज लार्ज मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बेसिक जो हमारे एपीआईज आते हैं, जो फॉर्मुलेशंस होते हैं जिनके आप सॉलिड या ओरल फॉर्म्स में लेते हो, उसे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आते हैं। एंड लार्ज मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ देयर बायोलॉजिक्स पार्ट, जो हम पार्ट 2 में देखेंगे।
सो जनरली मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में जो इनोवेटर कंपनीज होती है वो उन्हीं कंपनीज को प्रिफर करती है जो उनके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ रहे, लाइक उनके रिसर्च में जिन्होंने उनको हेल्प किया है, राइट फ्रॉम द प्री क्लिनिकल टू क्लिनिकल ट्रायल्स। जो इनोवेटर कंपनीज है वो यही एक्सपेक्ट करती हैं कि वो उसी कंपनी के साथ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी ले ली। दूसरे कंपनी के साथ अगर इनोवेटर कंपनी जाती है फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, सो इट बिकम्स वेरी टीडियस टू एक्सप्लेन देम द कंप्लीट प्रोसेस। क्योंकि जो न्यू कंपनी है, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर ड्रग क्या है, वो कैसे बना, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड दिस ड्रग, क्या फॉर्मुलेशन लग रहे हैं, क्या पूरे जो डीएमएफ फाइलिंग्स होती है वो उनको पढ़ने देने पड़ेगी, और कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करना इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस। ऑल्सो इनोवेटर कंपनीज को ये भी देखना पड़ता है कि जो न्यू कंपनी के साथ वो टाई अप कर रहे हैं, सो आर दे वेरी मच इफिशिएंट विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पर्टिकुलर ड्रग के साथ वो काम कर रहे हैं। सो हेंस द इनोवेटर कंपनीज प्रीफर कि वो सीआरओज के साथ ही जाए या सीडीओज जो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं उन्हीं के साथ आगे बढ़ के दे गो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सो जो कंपनी सीआरओ के साथ सीडीएमओ भी प्रोवाइड करती है या क्रैम्स भी प्रोवाइड करती है, दे आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन दिस कंप्लीट ट्रेंड, क्योंकि दिस कंप्लीट सेगमेंट इज वेरी मच स्टिकी। स्विचिंग कॉस्ट रहता है वो भी काफी ज्यादा रहता है। So now, talking about the Syngene's capability, they help in the manufacturing with clinical and commercial supplies. They have their CGMP facility for chemical entities, API manufacturing facility है इनके पास। इनके पास एक modern disposable based mammalian manufacturing facility है, especially for their biologics, with their 200 liter of bioreactors. They have microbial manufacturing facility, means they are completely equipped with the human segment as well as the biologic segment. इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मैंगलोर में वो कंप्लीट उसका सर्टिफिकेशन हो गया है, और अभी उसके यूएस एफडीए के अप्रूवल्स भी आ जाएंगे विद इन अ ईयर और टू। हियर वी एंड विद आवर पार्ट 1, जहाँ पे हमने सीडीएमओ सीआरओस के अपॉर्चुनिटी को देखा, हमने उनकी कंप्लीट हिस्ट्री जानी सिंजिन की, कैसे दे इवेंचुअली माइग्रेटेड फ्रॉम बीइंग जस्ट अ सीआरओ स्मॉल कंपनी टू बीइंग अ लार्ज सीडीएमओ कंपनी, कैसे वो अपने कोर एसेट्स दैट इज एम्प्लॉयज और जो साइंटिस्ट है उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं, कैसे से उनके नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसके साथ उनके एसेट टर्नओवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू पर साइंटिस्ट कैसे इंक्रीज हो रहा है। सो दिस गिव्स अस अ पिक्चर कि कैसे दे आर गेटिंग रेडी फॉर द फ्यूचर। ऑल्सो हमने उनके बिजनेस डिविजन देखे जहाँ पे डिस्कवरी सर्विसेज के बारे में हमने डिटेल में देखा कि कैसे दे आर हेल्प। सो उनका जो आईडीडी का प्लेटफॉर्म है, दैट इज इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का जो प्लेटफॉर्म है, वो कैसे इनोवेटर कंपनीज को हेल्प कर रहा है, उनके कैसे जो स्मॉल फी फॉर सर्विसेज है वो बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स फुल टाइम इक्विवेलेंट सर्विसेज, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए आपके जो कैश फ्लोज है वो जनरेट होते रहते हैं। अगेन हमने उनके डेवलपमेंट सर्विसेज में फॉर्मुलेशंस का पार्ट देखा कि कैसे दे आर वर्किंग विद द हाई ग्रेड एपीआईज, और कैसे इंजेक्टेबल्स के स्पेस में जो फिल फिनिश चीज है उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। एंड हमने उनके मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट 1 का अंडरस्टैंड किया, जहां पर वी गॉट टू नो कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज है फॉर देयर स्मॉल एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। एंड सेकेंड पार्ट में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा पार्ट 1 काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड हेंस वी एटलीस्ट एक्सपेक्ट 100 लाइक्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम जो कर रहे हैं हमारे एफर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिल रहा है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू।